So in today's class, we are going to start with our next exercise, that is exercise 11.2. Previous class में हमारी 11.1 complete हुई थी. First of all, 11.2 का जो concept है वो क्या है? देखो, we know that cos theta is equal to, अगर मैं दो लाइंस की बात करता हूँ, अगर हम दो वेक्टर की बात करते हैं, जैसे एक वेक्टर आपका x वेक्टर है जिसकी इक्वेशन है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप. ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था. And there is another vector b vector, that is a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap. Right? We know that cos theta is equal to what? Cos theta is equal to x vector dot y vector upon magnitude of x vector magnitude of y vector. तो अगर आप x vector dot y vector फाइंड करोगे, you can see that it will be a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon magnitude of x vector. तो इसका जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, it will be under root a1 square plus b1 square plus c1 square. Magnitude of y vector square root of a2 square plus b2 square plus c2 square. ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. अब डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये भी हमने स्टडी किया था. सी a1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है आपकी? दिस इज द वैल्यू ऑफ L1. इन अ सिमिलर वे a2 अपॉन, ये a2 है आपका, ये जो है आपका ये a2 है. ये इन अ सिमिलर वे अगर आप देखो तो a2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होगी आपकी? ये L2 की. इन अ सिमिलर वे b1 अपॉन रूट ऑफ दिस, b1 अपॉन दिस, तो ये किसकी वैल्यू होगी आपकी? ये आपकी वैल्यू होगी m1 की. एंड b2 ओवर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर. तो देखो लॉजिक क्या है, a1 के साथ a1 वाला, a2 के साथ a2 वाला, b1 के साथ a1 वाला और b2 के साथ a2 वाला. ये आपकी वैल्यू किसकी होगी? ये आपकी m2 की वैल्यू होगी. एंड देन c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू किसकी होगी? आपकी आपकी होगी n1 वेक्टर, n1 डायरेक्शन कोसाइन की. और c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू होगी n2. तो जितने भी आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनको उनकी वैल्यू इसी फॉर्मूले से बनती है. राइट? तो अगर इसको आप रिलेट करो तो देखो क्या हो गया. मैंने कहा आपको a1 अपॉन दिस, ये क्या हो गया? L1. देन a2 अपॉन दिस, ये क्या हो गया आपका? L2. देन b1 अपॉन दिस, ये क्या हो गया आपका? m1. देन b2 अपॉन दिस, ये क्या हो गया आपका? m2. देन c1 अपॉन दिस, ये क्या हो गया आपका? n1. और c2 अपॉन दिस वैल्यू, ये हो गया आपका n2. ये सारी आपकी वैल्यूज हो गई. तो इसी वैल्यूज को, ये जो आपकी cos थीटा की वैल्यू थी, इस पूरे फॉर्मूले को अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा? L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2. ओके. तो डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में आपने cos थीटा को लिखा. नाउ वी नो दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. वो परपेंडिकुलर थीटा किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के. अब आपको पता cos 90 की वैल्यू क्या होती है? यू नो दैट cos 90 इज इक्वल टू व्हाट? तो जब थीटा आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? वी नो दैट cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. जैसे थीटा 90 हो गया, cos 90 की जगह क्या आ गया? 0. एंड 0 इज इक्वल टू L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2. तो आपके पास देखो दो रिलेशन आ गए. पहला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो, अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन है तो परपेंडिकुलरिटी शो करनी है तो क्या प्रूव करना होगा? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0. अगर डायरेक्शन कोसाइन से परपेंडिकुलर शो करना है तो L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0. अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है. अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे तो ये इक्वेशन आपको प्रूव करनी होगी. अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन होंगे तो डायरेक्शन कोसाइन से कैसे परपेंडिकुलर प्रूव करोगे? L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इक्वल टू 0. और L1 क्या होता है? a1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर. ऐसे अगर मैं L2 की बात करता हूँ
तो L2 के केस में क्या होगा, A2 अपॉन अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। इसी तरह से आपका यहाँ से M1 M2 N1 N2 की वैल्यू आती है। ये तो हो गया परपेंडिकुलर की बात। अगर हम पैरेलल और कोलिनियर की बात करते हैं तो पैरेलल और कोलिनियर के केस में क्या होता है, जो आपका L1 होता है भाई, पैरेलल और कोलिनियर में क्या होगा, एंगल सेम होता है। एंगल क्या होता है, सेम होता है। दैट इज वाई जो L1 डायरेक्शन कोसाइन होता है वो L2 के इक्वल होता है, M1 डायरेक्शन कोसाइन M2 के इक्वल होता है, N1 डायरेक्शन कोसाइन N2 के इक्वल होता है। व्हाई? बिकॉज दे मेड सेम एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। They made same angles with the coordinate axis in terms of a parallel or collinear. If two lines are parallel, तो जो डायरेक्शन कोसाइंस में क्या रिलेशन होता है, जो L1 होगा वो L2 के इक्वल होगा, M1 जो होगा M2 के इक्वल होगा और N1 जो होगा वो N2 के इक्वल होगा। ओके, अब इसी पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी कंसेप्ट पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज शो दैट थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस। थ्री लाइंस, अब देखो थ्री लाइंस का मतलब क्या है, ये L1, ये M1, ये N1, ये L2, ये M2, ये N2, ये L3, ये M3, ये N3 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे शो करोगे? ये आपको जो थ्री लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, ये फर्स्ट लाइन L1 M1 N1, सेकंड लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है L2 M2 N2, थर्ड लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन है L3 M3 N3। अभी मैंने आपको क्या क्लैरिफाई किया कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस पर क्या रिलेशन होता है, उनके डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। एट ए टाइम आप दो लाइंस का ही केस लेते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं वी नो दैट फॉर परपेंडिकुलर, अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, तो ये L1 लाइन है, ये L2 है और ये L3 है। एट ए टाइम परपेंडिकुलर दो लाइन का रिलेशन होता है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, अगर L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर होगा तो रिलेशन क्या होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये 0 के इक्वल आना चाहिए। अब देखो आप, और देखो प्रेजेंटेशन पेपर में भी आपने ऐसे ही देखे आनी है ताकि एग्जामिनर को सारी चीजें सामने दिखाई दे रही है। L1 L2 12 4 जा 48, 13 into 13 169 प्लस M1 M2 12 into -3 -36 by 169, N1 N2 -4 into 3 -12 by 169। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 169, ये होगा 48 -36 -12 कितना होगा 48। यू कैन सी दैट 0 by 169 विच इज 0। इट मीन्स ये प्रूफ हो गया कि जो आपका L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 के। ओके, देन L2 और L3 की मैं बात कर रहा हूँ। अगेन L2 और L3, अब मुझे अगर इन दोनों लाइंस के बीच में चेक करना है वेदर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट, तो क्या होगा, L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, मैं ये वैल्यू फाइंड करूंगा। तो जब आप इस वैल्यू को फाइंड करोगे तो 4 into 3 ये क्या होगा, 12 upon 13 into 13 169 प्लस माइनस माइनस 12 4 जा 48 by 169 प्लस 12 3 जा 36 by 160। अगेन 36 प्लस 12 कितना होगा 48 माइनस 48, 0 by 169, ये भी 0 आ गया। अब आपने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया कि जो आपका L2 है वो परपेंडिकुलर है L3 के। चलो जी, ये भी प्रूफ हो गया आपका। एंड देन नाउ व्हाट वी गोना प्रूव नाउ, L1 एंड L3। अब L1 और L3 की बात हो रही, L1 और L3 परपेंडिकुलर चेक करने के लिए क्या करेंगे, L1 L3 M1 M3 N1 और N3 का रिलेशन फाइंड करेंगे। जब आप यू कैन सी दैट 36 प्लस 12 L1 L3 12 3 जा 36, 13 into 13 36 by 169 -3 -4 12 by 30 169 प्लस माइनस माइनस 12 4 जा 48 by 169, 36 प्लस 12 कितना होगा 48 माइनस 48, ये हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा आपका 0। तो आपने प्रूफ कर दिया कि L3 जो है ये भी L1 के परपेंडिकुलर। अब आप देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L3 के और L3 L1। कैन आई से दैट ऑल दीज थ्री लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर?
तो L1 जो है आपकी वो परपेंडिकुलर किसके, L2 के, L2 किसके, L3 के, और L3 किसके, L1 के। तो ये सभी आपस में परपेंडिकुलर है, यही आपको प्रूव करना है। दैट्स व्हाट वी हैव टू। तो कैसे लिखोगे, hence they are mutually perpendicular, hence they are mutually perpendicular। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट, आपको कुछ पॉइंट की बना है 1 -1 2 3 4 -2 एंड 0 3 2 3 5 6। तो क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है कि आप प्रूफ करो या शो करो जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी, जो लाइन आपकी इन दोनों पॉइंट से पास होगी और जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी वो आपस में क्या होगी, वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स एंड लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। अब जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी से वो L1 हो गया, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास होगी L2, बट वी हैव टू शो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। यस एनीबॉडी, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, हाउ विल यू प्रूव दैट? बोलो भाई, क्या लगता है आपको, कैसे प्रूव करोगे? मनिंदर, ध्रुव, अंजू। अच्छा, अभी जो हमने रिलेशन अभी हमने स्टडी किया है, अगर मुझे इनके डायरेक्शन कोसाइन पता हो तो क्या मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है? यस, अगर आपको इनके डायरेक्शन कोसाइंस पता है, अगर मुझे इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो मैं इस रिलेशन से प्रूव कर सकता हूँ ना। अगर देखो, अगर मुझे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पता है, से L1 M1 N1, और मुझे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पता है L2 के, L2 M2 N2। अगर मुझे इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस पता है तो मैं प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अगर ये रिलेशन मेरा 0 के इक्वल आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कैसे करोगे? क्या आप L1 के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली? इज इट पॉसिबल टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स? नो, आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो। डायरेक्शन कोसाइन आप डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हो, बट डायरेक्शन रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो। जैसे अगर मैं L1 की बात करता हूँ तो L1 के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, A1 B1 C1। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A1? इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, A1 की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ वैल्यू बताना A1 क्या होगा बस। ये 2 पॉइंट्स गिवन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? भैया 1 होगा, A1 A1 1 कैसे होगा ध्रुव, बताओ। अगर x1 y1 z1 आपको गिवन होता था और x2 y2 z2 गिवन होता था तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते थे? यस एनीबॉडी? तो ए की वैल्यू क्या होती थी, x2 माइनस x1। x2 - x1। हाँ जी, बोलो। तो अगर ये आपका x1 y1 z1 है और ये आपका x2 y2 z2 है तो a1 क्या होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, अब बताओ। वे 2 होगा, 3 - 1। यस वेरी गुड, 3 - 1 क्या होगा, 2। b1 क्या होगा, 4 4 माइनस 5 5। यस वेरी गुड। और c1 0 0। नो, माइनस। नहीं -4। सर -4 होगा यस -4। यस यस। अब ऐसे ही देखो, A2 B2 C2, बताओ क्या होगा, A2 B2 C2। भैया सर 3 3 2 4। 2 और 4। वेरी गुड वेरी गुड। अब आपके पास डायरेक्शन रेशियोज है, क्या मुझे बता सकते हो L1 की वैल्यू क्या होगी? L1 फाइंड कर सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज गिवन है आपके पास। क्या बताया था फॉर्मूला? अगर L1 फाइंड करना है तो ये होगा A1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर
प्लस B1 प्लस स्क्वायर, B1 स्क्वायर यस। प्लस L2 क्या C1 होगा? L2 क्या होगा जल्दी बताओ। सर A2 स्क्वायर, हाँ A2 अपॉन रूट सर A2 नहीं A2 प्लस सर B2 A2 प्लस C2। स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2। यस, अब मुझे बताओ N1 क्या होगा? N1 A1 से आपको मिला L1, A2 से मिला B1 आपको L2। B1 होगा B1। बोलो सुखमन, एक तो कैमरा ऑन करो सुखमन, आई कांट सी यू। C1 बोलो ध्रुव दोबारा C1 बोलो। अपॉन यस C1, वेरी गुड C1 अपॉन C1। C1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, वेरी गुड। अब मुझे बताओ M2 की वैल्यू क्या होगी? रेज योर हैंड। M2 की वैल्यू क्या होगी? रेज योर हैंड। M2 जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ M2? यस ध्रुव। B2 अपॉन B2 अपॉन, वेरी गुड। अपॉन में देखो, अगर B2 वाली सीरीज है तो अपॉन में यही आएगा पूरा, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। बस, तो आप क्वेश्चन क्लियर है आपको? तो ये तो हो गया सारा एनालिसिस। अब मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ कैसे करना। प्रेजेंटेशन एग्जाम में कैसे तो क्या वो समझो। देखो क्वेश्चन में ये 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। ये फर्स्ट लाइन जिन 2 पॉइंट से पास हो रही है वो हो गया A और B, और सेकंड लाइन जिन 2 पॉइंट से पास हो रही है वो मैंने ले लिया P और Q। तो जो लाइन A और B से पास होगी उसके वो क्या होगी? AB लाइन। जो लाइन P और Q से पास होगी वो होगी आपकी PQ लाइन। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB, A2 minus A1, 3 minus 1 that is 2, 4 plus 1 5, C1 क्या होगा आपका? -4, ये भी हमने डिस्कस किया। ऐसी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, x2 minus x1, 3 minus 0 3, y2 minus y1 2, एंड z2 minus z1 4। ये आ गया आपका डायरेक्शन रेशियो से हमें क्या फाइंड करना है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा आपको कहीं भी कि आप डायरेक्शन कोसाइंस का यूज करके प्रूव करो। पहले क्वेश्चन को देखो क्या है। क्या क्वेश्चन में उसने कहीं भी आपको ये कहा कि डायरेक्शन कोसाइन का यूज करके आपको प्रूव करना है? नहीं ना। तो मैंने आपको अभी बताया था जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, तो मैंने क्या कहा था, आपके पास दोनों ही वे होते हैं परपेंडिकुलरिटी शो करने के। आप डायरेक्शन रेशियो से भी शो कर सकते हो और डायरेक्शन कोसाइन से भी। अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो दो लाइंस परपेंडिकुलर है, कैसे प्रूव करोगे? उनके डायरेक्शन रेशियोज को यूज करके, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। अगर डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो परपेंडिकुलरिटी कैसे शो करोगे? L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। इस केस में आपके पास डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। इस केस में जो आपने फाइंड किया वो क्या फाइंड किया? डायरेक्शन रेशियो। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है कि डायरेक्शन कोसाइन का यूज करके प्रूव करो, तो डायरेक्टली आप डायरेक्शन रेशियोज वाली कंडीशन अप्लाई करोगे। तो आपने क्या फाइंड किया? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। अब देखो A1 A2 2 into 3 that is 6, B1 B2 5 into 2 that is 10, C1 C2 -4 into 4 -16। तो 16 -16 कितना हो गया आपका? 0। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों लाइंस आपकी क्या है? परपेंडिकुलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। यस एनीबॉडी, कैसे करोगे क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3, रेज योर हैंड, कैसे होगा प्रूफ? अगेन से ये पॉइंट हो गया A और B, दोनों को मिला के लाइन हो गई AB। ये पॉइंट हो गया P और Q, तो जो लाइन P और Q से पास होगी वो लाइन होगी PQ। आपको प्रूफ, यस ध्रुव? भैया वो ये दोनों लाइन इक्वल होगी। कैसे प्रूव करोगे कि पैरेलल है? अच्छा मुझे बताओ। भैया L1 L2 के इक्वल होगा, M1 M2 के इक्वल होगा। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, पर ध्रुव मेरे को बात बताओ, क्या डायरेक्शन कोसाइन बिना डायरेक्शन रेशियोज के फाइंड कर सकते हो आप? नहीं, डायरेक्शन कोसाइन के लिए आपको डायरेक्शन रेशियो पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो जब आप डायरेक्शन रेशियो पहले फाइंड करोगे, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो डायरेक्शन रेशियो से कैसे प्रूव करोगे? ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर मेरे पास AB का डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1, और मैं PQ के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर सकता हूँ A2 B2 C2, तो इनका यूज करके कैसे प्रूव करोगे कि दो लाइंस पैरेलल और कोलिनियर है? यस एनीबॉडी? अगर आपके पास दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो पैरेलल की मैंने कंडीशंस बताई थी आपको।
क्या होती है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। हो गया क्वेश्चन। भाई मैंने क्या कहा था आपको कि वेक्टर में हमने क्या स्टडी किया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है, a इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वैक्टर, एक तो ये कंडीशन से हम प्रूव कर सकते हैं दो वेक्टर पैरेलल है, या a क्रॉस b इक्वल टू 0 वेक्टर आ जाए तो भी प्रूफ हो जाएगा कि पैरेलल है। और फिर मैंने आपको थर्ड कंडीशन बताई थी जो हमने 3D में आके देखा कि दो वेक्टर या दो लाइन परपेंडिकुलर है, उसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। जो आउट ऑफ दिस थ्री मेथड ये सबसे इजीएस्ट मेथड होता है कि आप दो लाइन से दो वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करो और उनकी साइड्स के रेशियोज निकालो, अगर वो इक्वल आते हैं दे आर पैरेलल। तो यही आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो जो आपके गिवन पॉइंट्स है वो आपके क्या है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स है ए बी, तो जो लाइन ए बी से पास होगी वो होगी ए बी, जो लाइन पॉइंट पी और क्यू से पास होगी वो होगी पी। ए बी से आपने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड किए a1 b1 c1, x2 माइनस x1 2 माइनस 4 माइनस 2, y2 माइनस y1 3 माइनस 7 माइनस 4, z2 माइनस z1 4 माइनस 8 माइनस 4। ना सिमिलर वे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 क्या होगा 2, y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2 दैट इज 4, z2 माइनस z1 5 माइनस 1 क्या होगा 4। मैंने क्या कहा a1 by a2, देखो यही चेक करो, a1 by a2 क्या होगा माइनस 2 by 2 माइनस 1, b1 by b2 क्या होगा माइनस 4 by 4 अगेन माइनस 1, c1 by c2 देखो क्या होगा माइनस 4 by 4 अगेन माइनस 1। यू कैन सी दैट तो इनके रेशियोज है वो इक्वल आ रहे हैं। तो जैसे आपने डायरेक्शन रेशियोज फाइंड किया, what we will do, we will find the value of a1 by a2 b1 by b2 and c1 by c2, and these all values will come out to be equal. And if that is the case, we can say that which implies a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, therefore line through ab is parallel to the line through pq। ये जो दोनों लाइंस है वो आपस में क्या है पैरेलल है। ओके बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अब अगेन मैं आपको कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लैरिफाई कर पा रहा हूँ। सब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका। कंसेप्ट ये है आपका, देखो आपने क्लास 11th में चैप्टर पढ़ा था जो आई थिंक आप लोगों का फेवरेट चैप्टर भी रहा होगा, बड़ा पसंदीदा चैप्टर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन, जो बच्चों को बड़ा पसंद आता है, दूर दूर तक बच्चे उसके बड़ी चर्चा करते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमने क्या स्टडी किया था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास होती है, x1 y1 x2 y2 से, ये पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट हो गया b, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो इस लाइन का स्लोप क्या ऐसे निकालते थे हम, y2 माइनस y1 x2 माइनस x। फिर पॉइंट्स और स्लोप को यूज करके हम उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करते थे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट और स्लोप को यूज करके हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते थे। क्या होती थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता था। अब इसी तरह से वेक्टर में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं 3D, तो से एक पॉइंट हो गया आपका x1 y1 z1 पॉइंट A, एक पॉइंट हो गया x2 y2 z2 पॉइंट B। वेक्टर्स का यूज करके, जो भी हमने वेक्टर्स के हमने कंसेप्ट स्टडी किया उनका यूज करके हम लाइन की और प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर क्या है पैरेलल हैं, तो वेक्टर्स का यूज करके हम लाइन और प्लेन की इक्वेशन कैसे, देखो अगर दो पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर हमारे पास है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना पूरे चैप्टर में, नहीं तो इश्यू रहेगा। अगर हमारे पास दो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर है तो उनका यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं तो उसका यूज करके हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर है, दो पैरेलल वेक्टर का मतलब या तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर का इक्वल होगा या उनकी इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी b इक्वल टू लैम्डा इंटू ए। अगर इस फॉर्म में कोई वेक्टर गिवन है या दो वेक्टर के बीच में इस तरह का कोई रिलेशन बन रहा है तो वो पैरेलल है कोलिनियर वेक्टर, दोनों की कंडीशन सेम होती है। तो इन दो वेक्टर्स का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं।
अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं जिनके बीच में रिलेशन क्या है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो वो दो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का यूज करके हम इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करते हैं। जहां डाउट होगा वहां पूछ लेना, ठीक है। तो पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन देते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलती है। तो जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया कि अगर हमारे जब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते थे तो उसके लिए एक हमारे पास फिक्स पॉइंट होता था x1 y1, एक उस लाइन में कोई भी पॉइंट जो उस लाइन पर कहीं भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं जनरल पॉइंट। ये फिक्स है, ये कहीं भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है, इसको हम कहते हैं जनरल पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए x, y, और इसका हमें स्लोप अगर पता हो तो हम इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते थे जो या तो इस फॉर्म में होती थी या इस फॉर्म में। इसी तरह से वेक्टर में मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स की बने, ले पॉइंट ए ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट, एंड एनी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट। मैं थोड़ा इसको मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आई थिंक अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया आपका फिक्स पॉइंट x1 y1 z1, ये हो गया फिक्स पॉइंट, और ये हो गया यानी जनरल पॉइंट। आपको दो पॉइंट की बना है और साथ में इन पॉइंट देखो, इन दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है ये वो लाइन है, दोनों पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है ये तो वो लाइन होगी। और ये वेक्टर p, मैंने कहा पैरेलल हो या कोलिनियर हो, पैरेलल से समझाना आसान है इसलिए पैरेलल को लेके समझा रहा हूँ। ये एक वेक्टर है p जो इसके पैरेलल है, ये एक वेक्टर p है जो इसके क्या है, पैरेलल है। इट मींस AR वेक्टर जो है आपका वो पैरेलल है वेक्टर p के। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो मैंने क्या कहा था, इनके बीच में एक इक्वेशन होता है, एक रिलेशन होता है क्या, कि एक वेक्टर जो होता है दूसरे वेक्टर के लैम्डा टाइम्स होता है। तो इसको देखकर हम एक रिलेशन बना सकते हैं दैट दिस वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम दिस वेक्टर। अच्छा, AR वेक्टर फाइंड कैसे करोगे, OR वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ये होता था ना, अगर दो वेक्टर के दो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम उनके पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OR क्या होगा, जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वही इसका पोजीशन वेक्टर होगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। वेक्टर A का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OA, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और जो वेक्टर इसके पैरेलल है से वो उस वेक्टर की इक्वेशन क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ओके, तो ए आर जो वेक्टर है आपका, ओ आर वेक्टर को हमने क्या लिखा, लेट जो ओ आर वेक्टर है ये हो गया आपका आर वेक्टर, जो ओ ए वेक्टर है ये हो गया आपका ए वेक्टर, और ये आपका पैरेलल वेक्टर। तो अगर मैं इसको इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा पी वेक्टर। इट मींस अगर कोई भी लाइन ये जो होती है आपकी, ये क्या होती है, ये लाइन की वेक्टर फॉर्म होती है। मैंने क्या कहा था, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं हमें पैरेलल वेक्टर से लाइन की इक्वेशन मिलती है। और लाइन की जो इक्वेशन होती है वो दो फॉर्म में होती है, या तो वेक्टर फॉर्म में होती है या कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको दो वेक्टर्स गिवन हो जो पैरेलल हो या कोलिनियर हो, उनका यूज करके हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फाइंड करके दिखाया। तो क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पी वेक्टर। इसमें जो वेक्टर ए है आपका वो क्या है, जो वेक्टर देखो आर तो आपका जनरल वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, आर से आपका क्या बन गया, जनरल वेक्टर, ये हो गया आर। और ये जो फिक्स पॉइंट है आपका, यहां से बना आपका ए वेक्टर, और जो वेक्टर इसके पैरेलल है वो उसकी इक्वेशन को हमने क्या कहा, वो पी वेक्टर है। तो इन तीनों को यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा पी वेक्टर। नाउ अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म जिसका ज्यादा यूज होता है 3D में, वो कैसे बनाएंगे। आपने कहा एक वेक्टर ए आर वेक्टर जो है वो पी वेक्टर के पैरेलल है। वी ऑल्सो नो दैट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में क्या रिलेशन होता है, a1 by a2
इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। अब जो आपका वेक्टर ए आर है, ये आपका जनरल पॉइंट था आर एक्स वाई जेड, ये आपका पॉइंट था ए दैट इज x1 y1 z1, और ये आपका एक वेक्टर था p। इसकी इक्वेशन क्या थी? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, A1 B1 C1, A1 B1 C1 जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है, A1 C1 A1 B1 C1 जो AR वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज है, A to R AR वेक्टर। क्या कहा हमने? AR वेक्टर, इसमें इसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, AR वेक्टर। अगर मैं A से स्टार्ट करके R पे खत्म कर रहा हूं तो जो एरो है आपका वो R की तरफ जाएगा। तो क्या होगा? ये X है, X माइनस X1 A1 हो गया, y माइनस y1 ये आपका b1 हो गया, और z माइनस z1 ये आपकी वैल्यू होगी c1। जो पैरेलल वेक्टर है इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a b c, दैट इज a2 हो गया a, b2 हो गया b और c2 c। नाउ बिकॉज दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो जो उनकी कार्टेशियन फॉर्म होगी वो क्या होगी? a1 x माइनस x1 बाय a2 a इक्वल टू b1 y माइनस y1 बाय b2 b इक्वल टू c1 z माइनस z1 बाय c2 c। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो अभी तक आपने क्या स्टडी किया? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म क्या होती है? r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा p वेक्टर। तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में p वेक्टर की जगह b वेक्टर लिखा हुआ है। b वेक्टर बहुत जगह यूज होता है, इसलिए पैरेलल वेक्टर की जो इक्वेशन है उसको मैं p वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, आप चाहे p वेक्टर लिखो या b वेक्टर लिखो। आपकी एनसीईआरटी में p वेक्टर की जगह b वेक्टर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में ये जो इक्वेशन है आपको वो ऐसे होगी, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b वेक्टर, बट दैट डजंट मैटर। b वेक्टर बहुत जगह यूज होता है, इसलिए मैंने पैरेलल वेक्टर को p वेक्टर से डिनोट किया। और हमने क्या सीखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। यहाँ r वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप a, और जो आपका गिवन पॉइंट होता है a वेक्टर की इक्वेशन क्या होती है? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और p वेक्टर की इक्वेशन होती है a i, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस b j कैप प्लस c k कैप। यही कार्टेशियन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये जो x y z है ये आपका जनरल पॉइंट होता है, और x1 y1 z1 ये आपका फिक्स पॉइंट होता है, गिवन पॉइंट होता है, या आप कह सकते हैं पासिंग पॉइंट, जहां से लाइन पास होती है। क्वेश्चन में इस तरह से आएगा क्वेश्चन, लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका a वेक्टर होगा, या वो x1 y1 z1 होगा। और पैरेलल वेक्टर जो होगा उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? आपके a b c। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल, या इसको कोलिनियर वेक्टर भी कह सकते हो, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? a b c। अब इस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। पासिस थ्रू द पॉइंट का मतलब जो गिवन पॉइंट है, गिवन पॉइंट से क्या मिलेगा आपको? a वेक्टर, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर, ये आपका p वेक्टर है। अगर सिर्फ ये लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, ये नहीं स्पेसिफाई किया गया कि आपको वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है कार्टेशियन फॉर्म, तो हमेशा वेक्टर फॉर्म फाइंड करोगे। कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करोगे। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पासिंग पॉइंट है